उस वक्त वो जो वक्त था और अभी क्या आपको अंतर नजर आ रहा? और आज मैं किसी भी इन्वेस्टर के साथ 1 CR भी उठा लाता हूँ जी। तो किसी की गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। को ऐसी किसी चुनौती का सामना करना पड़ा जैसे कि कंपटीशन बढ़ रहे हैं? हाँ, बहुत ज्यादा कंपटीशन। क्या मेरे खुद के जो साथ में काम करते थे वो ही मेरे कॉम्पिटिटर खड़े हो गए। वादे जो किए जाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में वो पूरे होते हैं या फिर वो वादे उस समय प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में कुछ झूठे वादे भी करते। एक सवाल ये भी है कि वास्तु का कितना महत्व है? देखो, वास्तु का क्या है, प्रॉपर्टी के अंदर नहीं, वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत महत्व है। रियल एस्टेट में आने से पहले आपको क्या गलतफहमी थी रियल एस्टेट से जुड़ी? धंधा भी, मार्केटिंग करी, मेहनत करी, चलने लगी जी। देखो, उसमें एक स्कैम हो गया। जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट रोमा पाठक। आज हम एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए मैंने बोला क्योंकि आज आपकी जो जिज्ञासा है रियल एस्टेट के क्षेत्र में, रियल एस्टेट को लेकर जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आज हम रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से कितनी मुश्किलें आती हैं, कैसे मुकाम हासिल किया जाता है। हमारे साथ हैं पवन कुमार। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं जो हैं कुहू ग्रुप के फाउंडर एंड CEO। जय माइकी। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे पवन जी कि आपने इस क्षेत्र में आने का सोचा कैसे, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जी। मैम। ये मेरी एक प्लानिंग नहीं थी रियल एस्टेट में आने की जी। लेकिन ऐसे समझ लीजिए, मुझको परेशानियों का भार टूट गया था, इस वजह से मुझे रियल एस्टेट में आना पड़ा। जी। मैंने जो है, पहले मैं एक पढ़ाई करने के बाद छोटी मोटी कथावाचक बन गया था, कथा करने लगा था। जी। उसके बाद में मैं अपने गांव से आया, कोई परेशानी की वजह से मैंने कथा छोड़ दी थी। मैं अपने गांव में आया, अपने पापा के साथ खेत में काम करता था। जी। जब खेतों में काम करता था तो एक गांव का व्यक्ति आया, बोला पहले कथा करते थे, इतने सम्मानित थे, आज जो खेतों में काम कर रहे हैं। तो वो मेरे पिताजी को थोड़ा सा बुरी बात लग गई। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब बेटा घर से बाहर चले जाओ, सारे खर्चे मैं दूंगा। जी। तो मैं चला गया। तो मैंने 100 का नोट था मेरी जेब में पड़ा हुआ, उस पे मैंने बिलियनियन लिखा। जी। बिलियनियर जी। मतलब बिलियन जी। लिख के ठाकुर जी के नीचे रख दिया। मैंने कि मैं, क्योंकि कहना को मानता था, कन्हैया को मैं, जी। वो लिख दिया और मैं वहां से फिर निकल बैठा। साइकिल उठाई, मैं सीधे उत्तराखंड की तरफ बढ़ गया। बरेली का रहने वाला था मैं। बरेली में एक छोटा गांव पड़ता है सलार नगला, जहाँ पर कोई बिजनेस जानता भी नहीं है ना। बिजनेस करना एक समझ लो एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने के बराबर माना जाता है वहाँ। तो मैं वहां से चला गया। जब मैं चला गया तो फिर मैंने वहां पर जॉब ढूंढी पहले। जी। लेकिन जॉब ढूंढी, जॉब में करने की सोची मैंने, तो वहां पर क्या है, छोटा मोटा जॉब मिलती थी, उससे गुजारे भी नहीं चलते। जी। मैंने कि मैं तो कमिटमेंट करके आया हूँ, बिलियन लिख के आया हूँ ठाकुर जी के, उसको कमिटमेंट कैसे पूरे होंगे। जी। तो मैंने बिजनेस पे जाने की सोची। तो मेरे पास पैसे तो थे नहीं, मैं बिजनेस करूँ तो करूँ कैसे, लेकिन मुझे करनी थी। जी। जब करनी थी तो मैं उसकी रिसर्च करने लगा, बिजनेस कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने 10-12 लोगों की कमेटी बनाई जी, कि हम लोग 10-10 हजार रुपए डाल करके मंथली इकट्ठा करते हैं, 1,20,000 रुपए हो जाएगा। जिसको नीड है वो पहले उठा लेगा, लेकिन उस पर बोली लगे। जी। मैं उसका लीडर था। जी। तो मुझे 1,20,000 रुपए पहले मिल गए। अब मुझे हर महीने 10,000 की किस्त निकालनी थी, तो मैंने तुरंत ही धंधा डाल दिया किराना स्टोर का। उससे किराना स्टोर का काम शुरू किया। जी। किराना स्टोर अब 6 महीने तक हमने अच्छा चलाया। एक हमने पार्टनर जोड़ लिया। जी। मैंने कि हमारे साथ आ जाओ जी, हम धंधा करते हैं। क्योंकि किराना स्टोर में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक बैठना पड़ता था। जी। तो ये 14-15 घंटे बैठना, सुबह 7 से रात के 10 बजे तक। तो इस वजह से मैंने सोचा कि किसी को पार्टनर बना लेते हैं, वो हमको रिलीफ भी दे देगा, हमारे साथ काम भी बढ़ा। तो हमने उसमें पार्टनर बना लिया। जी। पार्टनर बनाने के बाद में मैंने 6 महीने सोचा, मैंने कहा यार इस धंधे से तो हम एक्सपेंड तो कर नहीं पाएंगे बिजनेस को, ना हम बड़े बन सकते हैं, वो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। धंधा बन रहा था, खर्चे पानी भी चल रहे थे, जो किस्त दे रही थी वो भी चल रही थी। फिर हमने कुछ बड़ा करने की कोशिश की। तो हमने एक फ्रेंचाइजी के मॉडल पे दाव लगाया। जी। हमने टॉफी नमकीन की एजेंसी ले ली, एक फ्रेंचाइजी ले ली। पूरे उत्तराखंड की हमारे पास फ्रेंचाइजी थी।
हमने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इंटरेस्ट पे पैसा ले लिया, रिलेटिवों से। तीन पार्टनर थे। हमने रिलेशन से मतलब इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के वो धंधा शुरू कर दिया। वो धंधा भी मार्केटिंग करी, मेहनत करी, चलने लगा जी। देखो उसमें एक स्कैम हो गया मैम जी। वो स्कैम क्या था, एक बिहार का बंदा था, वो हमारे पास आया कि हम आपसे बल्क ऑर्डर देना चाहते हैं। उसने हमें 20-25 लाख रुपए का ऑर्डर दिया और हमको चेक दे दिए और बोले एक चेक मंडे को लगा देना, बाकी के आप नेक्स्ट वीक लगा देना जी। उस चेक में मंडे के दिन उसने फ़ोन करके कहा कि ये चेक को एक काम करो, आप थोड़ा शॉर्ट पेमेंट है, कल को लगा देना जी। हमने वो चेक नहीं लगाया, तब तक माल उसने आगे बेच दिया या किसी को दे दिया होगा, क्योंकि उसको तो फ्री का माल मिला हुआ था। वो पूरी प्लानिंग थी उसकी जी। जब मैं बैंक में गया तो वो चेक जो था वो फर्जी निकले सारे, तो मेरे 20-25 लाख रुपए का वहां पर एक प्रकार से चूना लग गया। बड़ा धक्का उस वक्त आपको लगा होगा? लगा। फिर मैं रात को नींद नहीं आई, मैंने कि उसको फिर कोशिश तो करता ही आदमी जी ढूंढने के लिए। मैं थोड़ा सा उसको रिसर्च की, तो उसके गांव में गया तो उसके माँ बाप ने पहले उसको बेदखल कर रखा था, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा ये पैसा तो अब डूब गया, अब इससे कुछ नहीं होगा। फिर आगे की मैं 1 सप्ताह 1 महीने तक उसी शौक में रहा, मैं पैसा कैसे दूंगा, इंटरेस्ट का पैसा पर डे मुझ पे पैसा। मेरे पार्टनर थे वो मुझसे रूठने लगे कि तूने इस धंधे में घुसाया और ये चीजें करी, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति पे पूरा फोर्स होता है। मैं जिम्मेदार रहता हूँ हर बिजनेस में अपने साथ जी। बहरहाल आप उस सदमे से बाहर आए और एक मुकाम आपने हासिल की है। आज आप फाउंडर सीईओ हैं कुहू ग्रुप के। उम्मीदें बड़ी थी, सपने बड़े थे आपके, और उन सपनों को कहीं ना कहीं अब आपने साकार कर लिया। काफी कम उम्र में ही कह सकते हैं कि आपने साकार किया है इसको। इस बिजनेस में आने से पहले, कुल मिलाकर ये कहें रियल एस्टेट में आने से पहले, आपको क्या गलतफहमी थी रियल एस्टेट से जुड़ी? क्या लगता था? रियल एस्टेट से जुड़ी मुझे सबसे पहले तो ये लगता था बहुत आसानी से पैसा बना लेते हैं ये लोग, क्योंकि होता क्या है, ये खेत लेते हैं, उसमें रोड वोड डालते हैं और प्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं। 4,000 वाली चीज 10,000 में बेचते हैं, 5-6 लाख रुपए इनको बच जाता है एक ही प्लॉट पे जी। तो मुझे लगा बहुत आसानी से पैसा बन जाता है, इसमें करोड़पति बनना बहुत आसान है। हाँ जी। तो ये मेरे लिए गलतफहमी थी। लेकिन जब इस धंधे में मैं घुसा तब मुझे पता चला, क्योंकि वो लॉस जो मेरा हुआ था उसको पूरा करने के लिए मैं रियल एस्टेट में आया था। मैंने कहा और कोई धंधा है ही नहीं जिससे पूरा करा जा सकता है, क्योंकि धंधा होता है टर्नओवर के ऊपर या मार्जिन के ऊपर। अब मार्जिन आपके पास 50% का है लेकिन आपका टर्नओवर ही नहीं है, तो आप धंधा कैसे बनाओगे? रियल एस्टेट में टर्नओवर बड़ा होता है, 10-20 लाख का टर्नओवर होता है इसमें, तो एक ही 10% का भी मार्जिन है और 20 लाख का प्लॉट है, तो आपको सीधे सीधे 2 लाख रुपए की बचत होगी। तो मुझे वो जो मेरा कर्ज दिख रहा था वो मेरे ऊपर प्रेशर बना हुआ था, उसके चक्कर में मैं रियल एस्टेट में आया। ठीक है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से आपने ये सोचा? क्योंकि ये ऑल ऑफ सडन की चीजें हैं। आपने बताया कि आप खेत में काम कर रहे थे, उसके बाद आपने दुकान खोली, आपने ग्रुप बनाया, तो काफी लंबा ये जो वक्त रहा, लंबी जर्नी रही। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? कहाँ से आपके दिमाग में ख्याल आया कि नहीं मुझे रियल एस्टेट में ही जाना है? ये सिर्फ इसलिए था कि पैसे बनाने हैं, या फिर कहीं से आपने देखा, सुना, सोचा, इसके लिए कोई प्लानिंग की? मैं कोई बिजनेस की ही रिसर्च कर रहा था, मुझे करना है जी। मेरे ऊपर पीछे से कर्जा चल रहा था, तो उसको सोचा मैंने जी। तो मैं बहुत ज्यादा जो है घूम रहा था। मेरे पास में स्कूटर थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उससे मैं घूमता था, लोगों के पास जाता था जी। तो मुझे लगता था कि जब तक पैसा नहीं है मेरे पास, तब तक मैं किसी के प्लॉट्स बिकवा देता हूँ, इनसे कुछ पैसा कमा लूंगा। तो मैं एक डीलर के पास में गया जी। मैंने कहा इसमें किस तरीके से हम लोग आपके साथ आ सकते हैं, हमारे पास पैसा तो है नहीं, अब हमारे साथ कैसे? तो बोले कमीशन पे काम कर लो जी। आप एक प्लॉट बेचोगे आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे जी। आप 2 बेचोगे 20,000 मिल जाएंगे। लेकिन मैंने कहा मैं आपको परमानेंटली मैं आपके साथ काम करूं तो मुझे प्रोफेशनली क्या दोगे? तो बोले मैं आपको 3% दे दूंगा आप मेरे साथ अगर काम करते हो तो। मैंने कहा मैं पूरी तरीके से फुल वर्क आपकी जिम्मेदारी लूंगा, पूरा प्रोजेक्ट मैं काटूंगा। तो बोले हम 4% दे देंगे जी। तो हम उनके साथ जुड़े और उनके साथ हमने काम की शुरुआत की। लेकिन हुआ क्या, हम नॉलेज, मैं हर किसी पे ट्रस्ट कर लेता था, मुझे भरोसा था, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट पे नहीं गया उस समय। डॉक्यूमेंट्स के पार्ट में मैंने उससे कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं किए, क्योंकि बर्बली बात होगी, हमारे पास पैसे ही नहीं था। तो हम तो ये सोच रहे थे भाई 4% मिल रहा है, ये 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मान लिया तो 4% हमारे लिए तो सीधे सीधे जो है 4 करोड़ 16 लाख रुपए आ जाएंगे हमारे पास। हमें दिक्कत क्या है, हमें पैसा भी लगाना नहीं पड़ रहा है। फिर हमने उस पर ट्रस्ट करके हमने काम शुरू कर दिया। उनका 30% माल हमने 1 से 1.5 महीने में बेच भी दिया।
फिर उस बंदे ने खुद कह दिया कि अब तो हमें कोई आपकी जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो यहाँ से जी। तो मैंने कहा सर हमारा हिसाब किताब कर दो, जो पेमेंट है हमारा जो फंसा हुआ है उसका हिसाब किताब कर दो आप। तो बोले कि देखो 2 मकान है ये बिक जाएंगे तब हम आपका कर देंगे। हमने कहा कब तक बिक जाएंगे सर जी। तो मैं कस्टमर भी लेके आया, लेकिन वो बोले कि अभी जो उसमें पेंटिंग हो रही है, अभी काम हो रहा है, लेकिन वो बेच चुके थे मकान ऑलरेडी पहले से। तो उनको कह रहे थे कि ये जो है रेंट पे दिए हुए मकान है, लेकिन वो बेच चुके थे, हमने जानकारी ली। हम समझ गए इनकी नीयत में खोट है, ये हमारा पैसा नहीं देना चाह। ठीक है, अब हमारे दर्शकों को ये आप बताएं पवन जी कि आपने जो मुकाम हासिल किया है, अब आप फाउंडर हैं, सीईओ हैं कोहो ग्रुप के, कितना वक्त लगा, कितने साल लगे यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको? मुझे 2017 में जी जब ये स्ट्रगल में झेलता रहा, ये प्रॉब्लम मेरे पास क्रिएट होती रही, फिर मैंने सोचा कि भगवान ने मुझे कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है जी। क्योंकि हर चीज में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, हर जगह प्रॉब्लम। तो मैंने अपने ऊपर खुद रिस्क लेने की कोशिश की जी। और मैंने रिसर्च किया कि मैं अपनी ही कॉलोनी काटूंगा। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, बताई है। और आप दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, गरीबी में हैं, हर तबके का युवा किसी भी क्षेत्र में, ये मैं नहीं कहूंगी कि रियल एस्टेट में ही आपको आना है, बिजनेस में ही आना है, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए अगर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पैसे की कमी महसूस हो रही है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारा ये पॉडकास्ट देखें और इंस्पिरेशन इनसे लें, इनसे आप ले सकते हैं ज्ञान, इनसे आप जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए, इतनी मुश्किलों को झेलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है ये आज के युवाओं के लिए कि बहुत बड़ा आपने मुकाम हासिल किया है। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि तब के बिजनेस में जब आपने शुरुआत की थी रियल एस्टेट में और अभी क्या फर्क आपको महसूस हो रहा है? फर्क पहले तो मुझे जो है एक्सपीरियंस की ही कमी थी, मुझको नॉलेज ही नहीं थी जी। कि हम प्राइसिंग को कैसे डिसाइड करें जी। हम प्रॉपर्टी कौन सी सेलेक्ट करें जी। तो क्योंकि इसमें 3 चीजें होती हैं जी। एक तो लोकेशन, दूसरा प्राइस और तीसरा जो है डॉक्यूमेंट्स जी। ये 3 पार्ट बहुत मजबूत होने चाहिए जी। लोकेशन आपकी अच्छी नहीं है तो भी आपको प्रोजेक्ट नहीं कटेगा। दूसरा चीज, आपके पास प्राइस महंगे मिल गई आपको जमीन तो भी आप प्रोजेक्ट नहीं काट पाओगे। आपके डॉक्यूमेंट्सों में कोई गड़बड़ी हो गई तब भी प्रोजेक्ट नहीं काट पाओगे। उस समय क्या था, 2017 में उत्तराखंड की प्रॉपर्टी थोड़ी बूम पे भी थी और एकदम ऊंचाइयों पे थी। मुझे पैसा कम था हमारे पास, पैसा कम क्या था ही नहीं हमारे पास। तो हमने तो ना बेस्ट लोकेशन मिल रही थी हमको, और जो बेस्ट लोकेशन नहीं मिल रही थी, प्राइस भी हमको महंगे मिल रहे थे। प्राइस भी महंगे मिले हमको और लोकेशन भी बेस्ट नहीं मिली। डॉक्यूमेंटेशन में तो चलो ठीक था सब कुछ, लेकिन वो महंगे प्राइस और एक रूरल एरिया में भी हमने प्रोजेक्ट को काटा जी। उससे हमें कॉन्फिडेंस बहुत मिला कि हम जब यहाँ काट सकते, इतनी रूरल एरिया में जो 2 साल पुराना प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था और डिलीवर नहीं हो रहा था, वो हमने काट दिया। तो उससे हमें कॉन्फिडेंस बहुत मिल गया। उसके बाद हमने जब प्रोजेक्ट काटा तो उससे हमें जो अर्निंग हुई, हमने दूसरे प्रोजेक्ट को फिर खरीद लिया। लेकिन उसी समय मैम क्या हुआ कि कोविड आ गया। जब हमने पैसा लगाया अपना तो कोविड आ गया जी, जी। वहां पर माल बिक नहीं रहा था, उधर किसान का प्रेशर था, हमें उसका पैसा देना था, वहां हम फंसे जी। मतलब ये हमारी तीसरी बार फंस गया। अब हमें क्या करना पड़ा, हमने किसान से बैठ के बात की, कुछ पैसे हम बढ़ा के दे देंगे सर, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। उसको बैठ के रिलेशन उससे बनाए अच्छे खासे। वो किसान भी समझदार था, बाद में मान गया। लेकिन धीरे धीरे करके उस प्रोजेक्ट को हमने डिलीवर करने की कोशिश की, उससे पैसे हमने कमाए, फिर उसको आगे लगाया। इस तरीके से हमने धीरे धीरे करके इस धंधे को आगे ग्रो किया। बिल्कुल, आगे आपने धीरे धीरे ग्रो किया और आज इस मुकाम पर हैं। क्या आने वाले 10 सालों में लोग वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीदेंगे? यस, क्योंकि अब जब पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, पूरा डिजिटल हो रहा है, तो हर चीज का एक सिस्टम है कि वर्चुअल प्रॉपर्टी आज भी लोग खरीद रहे हैं। जो रीट्स आपने सुने होंगे, जो रीट्स होता है जिसको हम एक, जैसे आज मैं 10 लाख रुपए मेरे पास निवेश करने को है, तब तो मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरे पास 1 लाख रुपए मैं निवेश करना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, उस रीट्स का पार्ट लेते हैं, मतलब उस टुकड़े का छोटा सा पार्ट्स लेते हैं। तो उस ट्रस्ट
के साथ हम जुड़ते हैं और हम उसका एक टुकड़ा ले लेते हैं, 10वां हिस्सा हम उसका ले लेते हैं 1 लाख रुपए में। जैसे ही उस प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं वैसे ही हमारे उस टुकड़े के भी दाम बढ़ते हैं। तो वो पूरा टुकड़ा जब रेट बढ़ रहा है तो हमारे भी बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हमारा पैसा भी ग्रो करता है। तो ये पार्ट जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है, ये सभी को सोचने की जरूरत भी है, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपके पास ज्यादा पैसा है तब तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो बेस्ट लोकेशन पे। आज आप गुड़गांव के अंदर या नोएडा के अंदर सही लोकेशन पे जाओगे तो आपको 5 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो 5 करोड़ रुपए में होता क्या है कि आपके पास करोड़ 2 करोड़ है, करोड़ रुपए है, तो 5 पार्टनरों को मिला करके वो प्रॉपर्टी खरीद लोगे जी। लेकिन आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप कितने पार्टनरों को ढूंढोगे? 10 लाख के हिसाब से आपको 50 लोगों को ढूंढना पड़ेगा, वो आपके पास है ही नहीं। तो वो एक डिजिटल जो प्लेटफॉर्म होगा वो आपको काम करेगा कि वहां पर आपको पार्टनर्स मिल जाएंगे, उनके साथ आप जो है प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। तो ये मूव करेगा और बहुत जल्दी करने वाला है। चलिए, बहुत जल्दी मूव करने वाला है, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है और हम सब साथ में कदम से कदम मिला रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। आपकी टीम की अगर हम बात करें, आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरी टीम में इस समय 15 लोग हैं जी, जिसमें से 7 लोग मेरे पास सैलरीड है जी, और कुछ लोग मेरे साथ चैनल पार्टनर की तरह काम करते हैं। ठीक है। लेकिन टीम तो हम बहुत बड़ी भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है लोग आने के लिए स्टिल, लेकिन हम ट्रस्टेड लोगों को ढूंढ रहे हैं और ट्रस्टेड लोगों के साथ ही हम काम करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज कि हम उनकी प्लानिंग समझते हैं कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं, वो हमारे मॉडल में फिट होते हैं, उनका बिजनेस मॉडल हमारे मॉडल में फिट होता है, तभी हम उनके साथ में ज्वाइंट वेंचर करते हैं। वरना हम उनसे कहते हैं अभी आप प्रिपेयर नहीं हो हमारे लायक, या तो आप हमारे साथ आके सीख लीजिए, या फिर जो आप सीख के आइए उसके बाद होती। तो हम टीम तो बड़ी कर सकते हैं, 15 लोगों के साथ में काम करते हैं, लेकिन मैं किसी भी उसको इम्प्लाई नहीं मानता हूं, मैं अपने घर के सदस्य मान के ही उन लोगों के साथ में उनके आइडिया पे मैं खुद भी काम कर लेता हूं। अगर वो आइडिया मुझे अच्छा लगता है तो उनके आइडिया पे खुद भी काम कर लेता हूं। आपसे एक सवाल ये भी है पवन जी कि सरकारी नीतियों में कौन सा बदलाव इंडस्ट्री को फायदा देगा? सरकारी नीतियां पहले क्या होता था ना कि कोई रूल नहीं थे जी, कि रेरा नहीं था। 2017 में रेरा आया जी। जब रेरा नहीं था तो बिल्डर कमिटमेंट कर देते थे झूठे से, तो आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते। उसने कह दिया कि मैं 2 साल में आपका घर बना के दे दूंगा। आपने कोई फ्लैट खरीदा, उसने कह दिया कि मैं आपको 2 साल के अंदर अंदर आपको पोजीशन दे दूंगा। अब उसने 2 साल की जगह 3 साल लटका दिया, 4 साल लटका दिया। अब 3 साल 4 साल लटकते रहे आप शिकायत कहाँ करोगे? आपका दर्द किसके पास जाओ? अब रेरा बनाया तो रेरा में सरकार ने क्या किया, एक बीच का मिडिल पार्ट डाल दिया कि बिल्डर और बायर के बीच में एक रीढ़ की हड्डी की तरह वो खड़ा है जी। अगर आप उसका टाइम पे डिलीवर नहीं देते या जो आपने कमिटमेंट करे हैं वो नहीं देते तो आपके कुछ फ्लैट या आपका कुछ पैसा वो रेरा के पास मॉर्गेज होता है, तो वो उस पैसे को निकाल करके रेरा और वो कमिटमेंटों को वो खुद पूरा कर देगा। ठीक है। तो इससे सरकार की नीति से इससे बहुत बड़ा बदलाव आया है, बिल्डर और बायर के बीच में बहुत बड़ी पारदर्शिता बनी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और क्या बदलाव होने चाहिए? इसके अलावा ये क्या लगता है? देखो, ये बदलाव सरकार को क्या करना चाहिए, एक तो वन विंडो सॉल्यूशन करना चाहिए जी। जो बिल्डर्स को थोड़ी समस्याएं आ रही हैं कि कोई प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए कि यहाँ की एनओसी की वहां की एनओसी, सारी एनओसीओ को इकट्ठा करके वो समय लग जाता है उसको। कुछ सरकार की नीतियों के जो है चीजों में इतने पेच फंस जाते हैं उसमें जाकर के वो 3 महीने की जगह और 6 महीने 10 महीने तक लग जाते हैं, प्रोजेक्ट पास ही नहीं हो पाता जी। कुछ सरकारें अच्छी हैं, जैसे गुजरात स्टेट की सरकार है वो वन विंडो सॉल्यूशन है, एक ही विंडो से हो जाता है, लेकिन कुछ स्टेटों में ये प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है। तो इसलिए सरकार को इन नीतियों पे क्या सोचना चाहिए कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आर जोन की है और उसमें लैंड यूज चेंज है और उसके एनी टाइटल क्लियर हैं, तो इसको एक ही विंडो से सारे सोल्यूशन मिल जाने चाहिए, जिससे बिल्डर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए कल। इसको बिल्डर्स को प्रॉब्लम नहीं आएगी तो डिलीवरी भी जल्दी हो जाएगी। ठीक है। थोड़ा हम बीते दिनों में वापस से जाएंगे। आपने हमें बताया, दर्शकों को बताया कि आप कथावाचक भी रहे। यस। इसके बाद आप इस प्रोफेशन में आए, रियल एस्टेट में आए। रियल एस्टेट में आने का मकसद एकमात्र ये माना जा सकता है कि आपको पैसे कमाने थे। यस। ठीक है। उस वक्त वो जो वक्त था और अभी क्या आपको अंतर नजर आ रहा? देखो मैम, स्ट्रगल तो मैं पहले भी कर रहा था जी, और स्ट्रगल आज भी कर रहा हूँ जी। अभी भी मैं बर्निंग कर रहा हूँ जी। अर्निंग में नहीं हूँ जी। आपको खुल के बताऊं
ऑनेस्टली, लेकिन वैल्यूएशन मैंने बहुत बिल्ड कर दी जी। उस समय मुझे 1 लाख रुपए एक गांव के बंदे ने मुझे दिए थे, तो मेरे गांव के एक मोजिद व्यक्ति थे जी, उनके गारंटी के साइन कराए थे जी। और आज मैं किसी भी इन्वेस्टर के साथ 1 CR भी उठा लाता हूं जी, तो किसी की गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ती जी। तो जो ट्रस्ट में जो बदलाव आया, मेरा जो वैल्यूएशन बढ़ी है, मैं उसको बहुत महत्व मानता हूँ। मैं आज भी धंधे को इस तरीके से नहीं देखता कि इससे प्रॉफिट होना चाहिए, मैं धंधे को वैल्यूएशन पे काउंट करता हूँ कि एक बिल्डर होता है वो वहीं पर प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए गज बेच रहा है, दूसरा बिल्डर होता है वहीं सेम लोकेशन पे प्रॉपर्टी 10,000 रुपए 15,000 रुपए गज बेच रहा है। अंतर क्या है? उसने कस्टमर का ट्रस्ट जीता है, प्रॉपर्टी सेम है, सारी चीजें हैं, उसने क्या उस बिल्डर पे भरोसा है इनको जी कि ये जो कमिटमेंट कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, सोसाइटी को डेवलप करेगा, बढ़िया से करेगा, दूसरे व्यक्ति पे उस पर भरोसा नहीं। तो मैं तो एक ट्रस्ट पे इस समय काम करना चाहता हूं और मैं वैल्यूएशन पे काम करता हूं जी। मैं कभी भी धंधे से पैसा कमाने के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं एक चाहता हूं एक अच्छी वैल्यूएशन में बिल्ड करूं जिससे लोगों का ट्रस्ट जीतूं और एक बड़ी टीम को हायर करके मैं उनके जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, चाहे कस्टमर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे हमारे चैनल पार्टनर हो, उन सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सके। टाइमिंग का इशू आता रहता है, आपने इतना टाइम दिया लेकिन कस्टमर को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, इसमें क्या वाकई में दिक्कतें आती हैं या जानबूझकर ऐसी दिक्कतें क्रिएट की जाती हैं? इसमें 2 चीजें हैं। मैं बिल्डर फंसता तो खुद अपने ही गलतियों से है जी। जैसे पॉकेट साइज देखना पड़ता है। आपके पास में 5 एकड़ प्रॉपर्टी लॉन्च करने का पॉकेट है, आपने 15 एकड़ प्रॉपर्टी ले ली, आपको 1.5 साल का समय मिला किसान को पैसा देने का या 2 साल का मिल गया, आपने उसको कर लिया। अब 2 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से आपने 5 एकड़ जमीन ली, तो आपको क्या है 10 CR आपको पेमेंट देना है किसान को। अब वही आपने ले ली 15 एकड़ तो आपको देना है 30 CR, मतलब 30 CR पेमेंट करना है। अब आपको 3 गुना बर्डन आ गया जी। अब इसमें है क्या, तो वो लालच में आके वो कैलकुलेशन क्या कर लेता है कि पहले हम 5 एकड़ जो प्रॉपर्टी काट रहे थे उस पे हमको बच रहा था 2 CR या 3 CR, अब हमको बचेगा जाकर के 15 एकड़ जो प्रॉपर्टी काट रहे हैं अब हमको बचेगा 6 CR जी। तो वो जो उसका लालच होता है अपना जी, तो उसमें वो फंस जाता है और वो एक ट्रैप बन जाता है उसके लिए। और फिर दूसरा क्या होता है, उसके लिए सोल्यूशन भी ढूंढना बंद कर देता है, वो जल्दी से हड़बड़ाहट में उस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देता है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ, करना कैसे। पॉकेट साइज पहले आप देखो, फ्रेंड्स एंड फैमिली को या इन्वेस्टर को पार्टनर बना लो। दूसरा तरीका क्या, आप बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप किसान को ही पार्टनर बना लो, उसमें आपको उसको कुछ शेयर दे दो, शेयरिंग दे दो, उसके साथ पार्टनर ही कर लो और प्रोजेक्ट को लॉन्च कर लो। फिर भी आपको फेज 1, फेज 2 और फेज 3 करके लॉन्च करना चाहिए, ना कि पूरा प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च करने में क्या होता है, 4 प्लाट आपने यहाँ बेच दिए, 6 प्लाट यहाँ बेच दिए, 8 प्लाट यहाँ बेच दिए, 10 प्लाट यहाँ, अब वहां पर किसी का 1 प्लाट पड़ा है 5 एकड़ में मात्र, वो भी आपको उतना ही पंच करेगा जितना 10 प्लाट वाले कर रहे हैं कि मेरे इधर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये है, तो आपको पूरी कॉलोनी में डेवलपमेंट में पैसा पूरा लगाना पड़ेगा जी। इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए फेज 1, फेज 2, फेज 3 इस तरीके से आपको लॉन्चिंग करनी चाहिए। ठीक है। तो बिल्डर फंसता तो अपने लालच में, चाहता तो कोई नहीं है ना मेरी वैल्यू खराब हो, लेकिन वो लालच जो होता है ज्यादा कमाने के लालच में बिल्डर फंस जाता है। इसलिए वो आप जानबूझ के समझ लीजिए चाहे उस बिल्डर की गलती समझ लीजिए। ठीक है, ये आपसे जानना चाहेंगे आने वाले समय में स्मार्ट सिटीज में पोटेंशियल क्या है? फ्यूचर मतलब जो स्मार्ट सिटी जी, धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रही है देश की, तो सबसे पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होगी। तो जो धोलेरा में जो बसाई जा रही है गुजरात में, वो ग्रीन फील्ड असली पोटेंशियल क्या है? हाँ असली वो पहली बात तो स्क्रैप से बन रही है। स्क्रैप का मतलब बोले तो पहले से वहां कोई शहर नहीं था। 2 तरीके के शहर होते हैं, एक तो ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी, दूसरी होती है ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी। ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी जैसे पहले से ही वो शहर डेवलप है, लेकिन उसकी चौड़ी सड़कें कर दी, थोड़ी मरम्मत कर दी, थोड़ी टीप टाप करके उसको सिटी बना दी है बढ़िया जी। उसमें लोकेशन में कुछ चीजें बना दी, फूल पत्तियां लगा दी, सारी चीजें। एक तो ये ठीक है। दूसरा ये इसको हम कह सकते हैं जैसे हमारा पुराना घर था, उसी में टाइल पत्थर लगा के पेंटिंग वेंटिंग करके बढ़िया करके वो कर दिया, वो हो गई ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी। ठीक है। और
दूसरी जो सिटी है वो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी क्या है जी, कि वो जो है कुछ है ही नहीं वहां पर, पहले से शहर है ही नहीं, तो उसमें पूरा प्लान किया जा रहा है कि इतनी चौड़ी सड़कें देंगे हम, पानी के निकलने की व्यवस्था देंगे हम, यहाँ पर रोजगार के ये साधन देंगे हम, आपको ट्रैफिक का ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम देंगे हम, वाईफाई कनेक्टिविटी देंगे। ये पहले से प्लान कर लिया जाता है, उसमें कुछ नहीं होता है। जैसे आप नया घर बना रहे हो तो आपके पूरे आर्किटेक्ट से डिजाइन करके पूरे घर की पहले ही प्लानिंग होती है, उसकी रूपरेखा आपके माइंड में पहले ही होती है, और जो आपका पुराना घर है उसमें जो चीज है उसी में चेंज कर सकते हो। तो ऐसे नई चीज और पुरानी चीज में अंतर है। तो वो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी को पूरा प्लान किया गया है कि किस तरीके से किस फेस में हमें क्या लेके आना है, कैसे लेके आना है। अब आप एक चीज समझ लीजिए, बिल्कुल कोई जगह पर घर ना हो, केवल जंगल ही जंगल हो, वहां प्रॉपर्टी आप लीजिए, अब वहां एक अचानक में पब्लिक आ जाए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाए, मेट्रो चल जाए, और आपकी जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ जाए, तो क्या रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेंगे। तो ये सब प्लान है, ये जो सरकार की पूरी प्लानिंग है, तो ये सब कुछ होना ही होना है। इसलिए ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी का फ्यूचर तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। अच्छा, एक सवाल ये आपसे, ये पर्सनल सवाल कर रही हूँ मैं, अगर 20 साल पहले के पवन कुमार से आप मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे? 20 साल पहले तो मैं 10-11 साल का था जी, और मैं पढ़ाई करता था जी, लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट था जी, एवरेज स्टूडेंट था। तो मेरी जो सोच थी कभी जॉब करने की नहीं रही जी, लेकिन मैं रहा ऐसे गांव में हूँ जहां पर एक किराना स्टोर वाले को भी एंटरप्रेन्योर समझा जाता है जी। वो ऐसा बिल्कुल रूरल गांव था, उसमें किसान के अलावा थोड़ी बहुत नौकरी करने वाले लोग थे, और जो माइंडसेट था वो नौकरी वाला था। जो एंटरप्रेन्योर तो छोड़ो, कोई बिजनेस माइंडसेट तो है ही नहीं, और कोई बिजनेस कर भी ले उसको डरा इतना दिया जाता था कि वो व्यापार में डूब गया, कि संभल के करना, ये करना, उसको बहुत डरा दिया जाता था। जो मोहल्ला पड़ोस के लोग थे उसको रोज आके पंच करते थे, जो भी व्यापार करना चाहता था। तो हमारे यहाँ कोई व्यापारी तो हुआ नहीं है, लेकिन मेरे जो है मेरी जो 2 जगह मेरी वो रही है, जो मेरा बचपन है, मैंने 2 जगह पे रहा हूँ। मेरा जो जन्म हुआ है वो मेरे अपने होम सलार नगला पड़ता है बरेली में, वहां पर, लेकिन मैं जो पला बड़ा जहां मैंने पढ़ाई शुरू करी वो मेरी ननहाल थी, बहेड़ी के पास में। तो वहां से और वहां की दोनों की जो कंपैरिजन थी वो सिटी के थोड़े नजदीक में था, तो वहां की सोच थोड़ी ठीक ठाक थी। तो मैंने उसको थोड़ा सा जैसे लोगों में रहते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप, मेरी एक सोच थी कि आप किसी कमरे में बैठी हो और उसमें 4 लोग हैं जी, और उसमें सबसे बुद्धिमान आप हो, तो उस कमरे को छोड़ देना चाहिए, उसमें आप सीखोगे क्या? तो मेरी ये सोच रही है, मैं अपने से ज्यादा एजिड लोगों में बैठा करता था, अपने से ज्यादा माइंडेड लोगों में बैठा करता था। अच्छा। मैं उनसे चीजों को लेना सीखता था, मैं उससे कहीं से भी मुझे कोई नॉलेज मिली मैं ले लेता था, कहीं से भी कुछ नॉलेज मिली मैं ले लेता था, कहीं से भी कुछ मिला, अगर जो अच्छी चीज मिली मैंने ग्रहण कर ली उसको। बिल्कुल इस तरीके से मैंने जो अध्ययन किया है वो फ्यूचर में एक दूसरे से नेटवर्क से मैंने अध्ययन किया है, किताबों से बहुत कम सीखा है मैंने जी। और क्या अब मानते हैं आप पवन जी की अभी के रियल एस्टेट में पहले से ज्यादा कंपटीशन? हाँ, कंपटीशन बढ़ गया है मैम। कंपटीशन क्या है, चमक धमक देख के आदमी बहुत जल्दी घुस जाता है कि पवन जी इतनी जल्दी आए थे, इतना सब कुछ कर लिया, आज कार से घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, चमक धमक देख के वो चकाचौंध में वो चला जाता है। तो नए नए बिल्डर्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, छोटा सा पैसा किया उनने प्रॉपर्टी में घुस गए, छोटा सा पैसा। अब उनकी समस्या क्या है, उनके पास पैसा तो अपना है नहीं, तो वो कम मार्जिन पे भी माल अपना बेच देते हैं, ब्याज पे भी पैसा लगा देते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उन्होंने जो कंपटीशन क्रिएट कर दी है, लेकिन ये कुछ समय की है मैडम, धीरे धीरे करके वो जो उनको स्ट्रगल आएगा, उनको समझ में आएंगी चीजें ना। मैं उनको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाह रहा हूँ कि पहले आप किसी ग्रुप के साथ में अच्छे से सीख लीजिए, आप धंधे में आइए। क्या आपको ऐसी किसी चुनौती का सामना करना पड़ा, जैसे कि कंपटीशन बढ़ रहे हैं? हाँ, बहुत ज्यादा कंपटीशन। क्या मेरे खुद के जो साथ में काम करते थे वो मेरे कॉम्पिटिटर खड़े हो गए, जो जिसको हमने सिखाया था, हमने चीजें करी थी, वही मेरे कॉम्पिटिटर खड़े हो गए। लेकिन एक्चुअल में जो मैं सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अपने आप को खुद मानता हूँ जी, मैं किसी सामने वाले को नहीं मानता जी। मैंने अपने को कॉम्पिटिटर हमेशा मान के चला है जी। इसलिए मैं सबसे ज्यादा जो फार्मूला आपको बताता हूँ, किसी कंपटीशन से जीतना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, या आप लिख लीजिए, सीक्रेट फार्मूला है
कि आपको किसी से जीतना है तो उससे ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगी। पहले उसको मेहनत से जीतना पड़ेगा। वो क्या करता है, कितनी मेहनत करता है, कितने बजे उठता है, क्या क्या प्लानिंग करता है, तो उससे ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगी, तब उससे आप जीत पाओगे जी, तभी जीत सकते हो। बिल्कुल। और दूसरा बताऊं, आप सामने वाला कॉम्पिटिटर को आप मानते हो तो आप समझ लीजिए उतनी ही मेहनत कर पाओगे जितना वो कॉम्पिटिटर मेहनत करता है। लेकिन आप अपने लिए अपना कॉम्पिटिटर मानते हो तो आप जो है एक बड़ा स्टेप भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आपकी अपनी अपार क्षमताएं हैं जी, आप उसको कंप्लीट करना चाहते हैं जी। तो मैं अपने को कंप्लीट करना चाहता हूं। मेरी जो वर्किंग टाइम पहले थी मेरी 8 से 10 घंटे, फिर मैंने 12 घंटे की, आज मेरी 16 घंटे की वर्किंग टाइम है जी। मैं दिन में 16 घंटे काम करता हूं, लेकिन मैं आज भी ढूंढता हूं इसमें भी मैं कुछ समय अपने वर्किंग के लिए निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं। तो मैं किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानता, मैं अपने को ही कॉम्पिटिटर मानता हूं कि पहले तो वो मेरे सामने आएगा कॉम्पिटिटर, मुझसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी तभी मुझसे वो आगे बढ़ेगा। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात दर्शकों को हमारी बताई है कि खुद को ही कॉम्पिटिटर मानना। अगर रियल एस्टेट के बिजनेस में आना है तो दूसरों को कॉम्पिटिटर मानने से पहले खुद को कॉम्पिटिटर माने, तभी आप आगे बढ़ते जाएंगे और लगातार बढ़ते ही रहेंगे। संघर्ष तो हर किसी के जीवन में है और ऐसे में आपने भी कई संघर्ष किए हैं। हम ये जानना चाहेंगे पवन जी आपसे कि रियल एस्टेट में अगर निवेश करना हो तो क्या 5 लाख रुपए से शुरुआत कर सकते हैं? यस। आप सबसे पहले जैसे कोई अच्छा प्रोफेशनल बिल्डर है जी जो काम कर रहा है, क्योंकि आपको पहले रिटर्न पे काम नहीं करना है। आप जो 5 लाख रुपए आपकी छोटी पूंजी है तभी 5 लाख रुपए लेके जा रहे हो, वो मेहनत की कमाई है। पहले उसको सुरक्षित कैसे रखना है जी, इस पे आप विचार कीजिए। लोग क्या रिटर्न के चक्कर में आप किसी को भी पैसे दे देते हैं। वो कह देता है मैं 5% का रिटर्न दे दूंगा महीने का, तो उसे दे आएंगे वो, बिल्कुल। या कह देता है 2 साल में या 1.5 साल में डबल हो जाएगा, पैसे उसको दे जाएंगे। पहले तो जो आपने 5 लाख कमाया उसको भी सुरक्षित रखना जी। तो मैं आपको सबसे बड़ी सलाह दूंगा, आप रिटर्न को ना देख करके एक पहले तो प्रोफेशनल बिल्डर को देखिए जी, फिर आप इसको कर कैसे सकते हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी जो शहर में तो आपको मिलेगी नहीं 5 लाख में, लेकिन जिधर शहर एक्सपेंड हो रहा है और छोटे शहर हैं जिधर शहर एक्सपेंड होता है उससे 2-2.5 किलोमीटर की दूर जाके आपको पता है कि आगे 5 साल में या 10 साल में वहां तक शहर पहुंच जाएगा, आप उससे बात करिए और आप सीधे कहिए कि प्लॉट का क्या रेट है। वो कहता है 10,000 रुपए का, तो आप कहिए मेरे पास तो 5 लाख रुपए है, मुझे इन्वेस्ट करना है जी। तो शुरू में वो क्या करेगा आपके लिए, क्योंकि उसने कॉलोनी काटी, उसको भी पैसे की नीड है, डेवलप करना है, किसान को भी पैसा देना है, तो वो कहेगा एक काम करते हैं, हम आपको 2 साल का या 1.5 साल का समय दे देते हैं, हमारे जो मिला हुआ है आप मुझे 5 लाख दे दो, मैं 100 गज का आपको प्लॉट दे देता हूँ 10 लाख का। तब आप उससे प्रोफेशनली बात कीजिए, अगर मेरे पास 1.5 साल बाद अगर पैसे नहीं हुए 5 लाख रुपए तब क्या होगा, और ये डॉक्यूमेंट्स में MOU में आप साइन कराइए कि अगर नहीं होते तो क्या होगा। तो उससे आप ये बात कीजिए, उस समय जो भी रेट चलता होगा ये प्लॉट बेच करके आप मेरा पैसा विद रिटर्न के वापस करेंगे क्या, आप कर सकते हैं जी। तो वो शर्त में राजी हो भी जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि उस समय उसको सेल्स भी बढ़ानी है। दूसरा क्या, उसको पैसे की नीड भी है, इसलिए भी राजी हो जाएगा। वरना कोई सेकंड ऑप्शन आपको देगा, वो कहेगा आधी प्रॉपर्टी आपकी होगी आधी मेरी होगी, मैं शेयरिंग कर लेता हूँ, ये ऑप्शन देगा। दूसरा रीट्स के जरिए जा सकते हैं आप, जो कि जो रियल एस्टेट रीट्स होते हैं उसके जरिए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कंपनी के जो रियल एस्टेट के जो शेयरिंग में जा सकते हैं किसी के साथ में। इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हम छोटे अमाउंट में शुरुआत हम कर सकते हैं, 5 लाख से भी हम शुरुआत कर सकते हैं अगर रियल एस्टेट में आना है तो। शुरुआत कीजिए जी, आपको एक अनुभव मिलेगा, रिटर्न भले ही कम मिलेगा लेकिन आपको चीजें मिलेंगी और आगे चल के आप उसको बढ़ा देंगे जी। पवन जी, आप काफी अभी बड़ा मुकाम आपने हासिल कर लिया है, ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के समय में, उस टाइम पे वादे जो किए जाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में वो पूरे होते हैं या फिर बस उस टाइम के लिए ही है, उस टाइम पीरियड के लिए कि हाँ ठीक है हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे? कितनी सच्चाई है? वो वादा करने वाले के ऊपर है जी। वो तो आपको मैंने पहले भी बताया जी कि आपको बिल्डर भी देखना है, आपको सामने वाला है कौन उसको भी आपको देखना है जी। हो सकता है जो कमिटमेंट कर रहा है उससे ऊपर भी दे दे, और हो सकता है जो कमिटमेंट कर रहा है उसमें 0 भी कर दे जी। वो तो आपको सामने वाले को जज करना है। आप कोई प्रॉपर्टी, मैंने पहले बार बार कही है कि आप ट्रस्टेबल बिल्डर को पकड़िए जिसको आप पीछे के बैकग्राउंड को, लेकिन हम पहचाने कैसे पवन जी?
उसके कैसे पहचाने, पीछे का बैकग्राउंड से जी, उसने किया क्या है। अब आप इसमें एक क्वेश्चन कर देंगे कोई नया बिल्डर है तो कैसे पहचाने, तो उसने किसी के साथ तो काम किया होगा, तो उसकी बैकग्राउंड जर्नी क्या रही है, उसने जो है कमिटमेंट। दूसरी चीज, आप उसको पूरा अमाउंट पे करके प्रॉपर्टी ना ले। अगर वो आपके लिए ये कह रहा है कि मैं ये काम करूंगा, आपको लगता है ये प्रॉपर्टी ये काम करने के बाद में ये 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये काम ना करता है तो ये प्रॉपर्टी 10 लाख की है, तो आप 10 लाख रुपए करके ही उससे एमओयू कराएं, अपनी रजिस्ट्री भी कराएं और उसको चेक्स दे दें, ठीक है, और ये लिखवा लें अगर ये काम नहीं होते हैं तो ये 5 लाख रुपए में नहीं दूंगा तुम्हें। तो आपका क्या है कि जो प्रॉपर्टी रूरल एरिया की थी वही रेट में मिल गई आपको। दूसरा क्या है, जो बिल्डर है वो वादे उस समय प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में कुछ झूठे वादे भी करते, लेकिन वो बिल्डर अपना ही नुकसान करता है मैम, वो बिल्डर अपना ही नुकसान करता है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में सबसे पहले जवाब दिया कि एक बिल्डर 1 लाख रुपए गज बेच रहा है, वहीं बिल्डर 15,000 रुपए गज भी उसका प्लॉट नहीं बिकता है, तो रीजन क्या है उसका, वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाए। तो मैं ये कहता हूं, छोटे बिल्डर हो चाहे बड़े बिल्डर, सबको एक चीज कहना चाहता हूं कि आप वैल्यूएशन पे काम कीजिए। आप शुरू में धंधे से पैसा निकालने की या धंधा को बढ़ाने की कोशिश ना करें। आप एक छोटा प्रोजेक्ट काटें लेकिन प्रोफेशनल, और जो कमिटमेंट किया उससे 1 पॉइंट ऊपर ही दे आपने। आपका इन्वेस्टर खुश होगा, आपका कस्टमर खुश होगा, और आपका जो भी मार्केटिंग में जो वैल्यूएशन बनेगी, जो आपकी ब्रांड की वैल्यू बनेगी वो अलग बनेगी। तो आप दूसरा प्रोजेक्ट जब लॉन्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा और आपका फटाफट बिक जाएगा माल। जब आपने शुरुआत की इस बिजनेस की, विश्वसनीयता पर आपके भी सवाल उठे होंगे, ऐसी कोई दिक्कत आई कभी? मेरी तो मैम बहुत कम उम्र थी जी, तो मुझ पे तो ये भी सवाल उठते थे कि ये प्रॉपर्टी काट पाएगा या पैसा दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। पीछे से मेरा बैकग्राउंड भी मेरे पापा का मजबूत नहीं था, वो भी एक किसान थे और बहुत ज्यादा छोटे किसान थे, जो बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं थे हम लोग। तो हमारे ऊपर तो हम किसी के पास सौदा करने जाते थे तो लोग हंस देते थे कि इनसे कहाँ प्लॉट होगा। तो हम किसी बुजुर्ग को साथ में लेकर के तब जाते थे, वो हमारे बताता था कि बंदे ने बहुत स्ट्रगल किया। हमने जो रामोतार अंकल जी के साथ प्रोजेक्ट काटा था कृष्णा ग्रीन, उनको हम जोड़ के ले जाते थे। तो हमारे आगे तो बहुत ज्यादा समस्या, क्योंकि मेरी एज उस समय थी 20-22 साल की, 20-22-23 साल की। तो 20-22-23 साल में वो भी रियल एस्टेट बिजनेसमैन बनना, वो भी अपने अकेले दम पे, तो ये समस्याएं तो मेरे आगे बहुत आई थी। मुझ पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाते थे, लेकिन मेरे ऊपर ट्रस्ट करने का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था कि मैंने बिल्कुल रूरल एरिया में जहां जाने के लिए रास्ताएं भी नहीं थी, उस प्रोजेक्ट को मैंने डिलीवर कर दिया था जी। तो वो मेरे लिए एक प्रकार के सेंटर पॉइंट बन गया था बताने के लिए कि ये प्रोजेक्ट मैंने काटा है। विश्वास में लेने के लिए आपने और वो प्रोजेक्ट जो उस एरिया का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट बना है, ग्रो करने में भी, और वहां पब्लिक भी सबसे ज्यादा आई है, घर भी सबसे ज्यादा बने जी। एक सवाल ये भी है कि वास्तु का कितना महत्व है? देखो, वास्तु का क्या है, प्रॉपर्टी के अंदर नहीं, वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत महत्व होता है। वो तो हर चीज में महत्व होता है। वास्तु के हिसाब से आप प्रॉपर्टी को अगर चयन करते हो तो आपको एक तो मनोवैज्ञानिक जो सिस्टम है वो आपके मन में कभी नहीं आता है मैंने गलत चीज कर, क्योंकि आप किसी भी चीज को विश्वास से लेते हैं तो उसमें आपका रहने का भी दिल बनता है, और आपको मतलब नई चीज एक प्रकार से आपने कोई खरीदी तो सबसे पहले आपके मन में रहेगा पता नहीं कैसी प्रॉपर्टी होगी, क्या है क्या नहीं है। अब किसी विद्वान ने आपको ये कह दी ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत बेस्ट लक्की साबित होगी, तो आपका जो एक मनोवैज्ञानिक है वो चरम सीमा पे चढ़ जाएगा, उसके प्रति पॉजिटिविटी बहुत होगी। आप कोई डाउनफॉल में भी जाओगे तो प्रॉपर्टी मेरी ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम होगी। और आपकी अगर वास्तु में ही कोई गड़बड़ी है तो आपकी प्रॉपर्टी बहुत बेस्ट लोकेशन पे है, तो आपका जो मनोविज्ञान है वो आपका बिल्कुल लो कैटेगरी में पहुंच जाएगा। इसलिए वास्तु का आपकी पर्सनल लाइफ में भी वो रखता है और प्रॉपर्टी में भी रखता है। तो वास्तु को तो आपको देख के ही चलना चाहिए, और जब घर बनवाएं तो एक वास्तुकार से ही नक्शा बनवाना चाहिए। जी ठीक है, वास्तुकार से ही नक्शा बनवाना चाहिए, और वास्तु का महत्व है और इसको ख्याल में रखकर, इसको ध्यान में रखकर ही किसी भी प्रॉपर्टी में अगर हम खरीदने की सोच रहे हैं तो इसका ध्यान रखेंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है ना। अब तक आपको बहुत सारे लोग मिले, क्या अभी तक आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिला जो आपको थोड़ा अजीब लगा, उसकी कहानी थोड़ी अनोखी है? हाँ, मतलब ऐसे लोग बहुत सारे आते हैं, लेकिन एक क्लाइंट के बारे में मैं जर्नी बताता हूँ। वो क्लाइंट्स क्या था,
मेरे पास आया था। तो हम देखो उस समय क्योंकि पैसा हमारे पास कम था जी, तो नॉन अप्रूव्ड कॉलोनी हम काट रहे थे। लेकिन मैं एक प्रोफेशनल की तरह बात करता था। मैं कहता देखो नॉन अप्रूव्ड कॉलोनी है इसलिए रेट सस्ते हैं आपको, इसमें आपको कम चौड़ी सड़कें मिलेंगी, आपको इसमें आपको फुल फैसिलिटी उस तरीके की नहीं मिलेगी। उसने मेरे को पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 1000 गज जगह ले ली, कम 1900 सस्ती जगह है। उसके बाद में रजिस्ट्री के समय पे वो मुझसे वो मांगने लगा अप्रूवल का सर्टिफिकेट। अब अप्रूवल का सर्टिफिकेट मैंने उससे कही भाई देखो ये चीज तो मैंने पहले ही बताई। तो बोले एग्रीमेंट पे तो आपने लिखा नहीं है। तो मैंने ये भी तो नहीं लिखा मेरी अप्रूव्ड कॉलोनी है, ये तो आपको नक्शा देख के ही तो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, मानक के हिसाब से ये अप्रूव नहीं थी। तो मैंने उसको समझाया बहुत ज्यादा, लेकिन अंतिम समय पे जाकर के वो मुझसे पैसा मांगे लगा। अब रियल एस्टेट एक ऐसा चीज है कि इसमें पैसा फंस जाता है। आपने कोई भी चीज खरीदी, मैं जानबूझ के उसका पैसा देना चाह रहा था, लेकिन दूं कैसे? मैंने तो किसान को दे दिया वो पैसा लेकर के, अब मैं वहां पर फंसा। ये मेरी मुश्किल का वो बन गया पूरे तरीके से, मैं इसको कैसे पैसा दूं, क्या दूं। तो वहां पर 1000 गज जगह को मैंने 500 रुपए गज सस्ती बेच के उसका पैसा निपटाने की कोशिश की, वो निपटाया। वहां क्या हुआ, मैंने बायरों को महंगी दे दी थी जमीन, अब जब 500 रुपए कम दिया तो वो सारे बायर मेरे ऊपर टूट पड़े कि आपने ये सस्ती जमीन कैसे दे दी उसको। वो आ गए, अब मुझे वो और ज्यादा मुश्किल का वो करने पड़ा। अब मैं क्या करूं? अब मैंने जो सस्ती दी थी उस बंदे को मैंने, अब वो तो फायदे में है, लेकिन जिसको पहले महंगी दे दी है अब वो मेरे ऊपर टूट गए। अब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल फेस बन गया। तो मैंने फिर सबके थोड़े थोड़े पैसे कम करना पड़े, मेरा बहुत बड़ा लॉस उसमें पड़ गया। इस तरीके से मैंने पहले ही समझ लिया कि पहले MOU करा के ही कोई भी प्रॉपर्टी बेचो और सारी चीजें शर्तों के हिसाब से ही करना चाहिए। चलिए, छोटी बड़ी कई मुश्किलें आई, लेकिन आप आज भी सफल हैं और धीरे धीरे सफलता जो है वो आपके कदम चूम रही है। ऐसे में जानना ये चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिला जिसकी कहानी ने आपको भावुक किया हो? हाँ, मेरे लिए आज भी मेरे इन्वेस्टर जो हैं वो मेरे बहुत ज्यादा सपोर्टेड हैं। आज भी जो मेरे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं वो आज भी जुड़े हुए हैं जी। और उन इन्वेस्टरों ने मेरे हर मुश्किल हालातों में मेरा साथ दिया जी। मैं डिले हो जाता हूँ पैसा देने में जी। मैं आपको बताऊं, मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं डिले हो जाता हूँ उनके साथ में। मैं कमिटमेंट करता हूँ, उससे 2-3 महीने आगे पीछे हो जाता हूँ। तो मैं उनके साथ जाके बैठ करके बात करता हूँ कि सर ये प्रॉब्लम आ गई, अभी थोड़ा सा प्रॉपर्टी बिक नहीं पाई है, इसलिए मैं आपका एक पैसा चुकाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लग सकता है, आप मुझे टाइम दीजिए। तो हम लोगों की कुछ डिस्कस होता है और कुछ चीजों पे पॉइंटों पे बात होती है, तो हमारे वो मान जाते हैं। वो इन्वेस्टरों के बल पे मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। वो मेरे साथ आज भी इतना ट्रस्ट है उन इन्वेस्टरों को, मैं आधी रात भी उनसे पैसा उठाने जाता हूँ और वो बड़ा अमाउंट भी होता है तो वो मुझे मना नहीं करते। वो मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग ये आपको मिल रहा है आपके इन्वेस्टर्स के द्वारा, और ऐसे में आप उन थैंकफुल भी हैं कि उन्होंने आपके साथ शुरू से लेकर आज तक वो आपके साथ हैं और साथ दे रहे हैं। पैसे की यहाँ बात बीच में आ नहीं रही, और चूंकि जहाँ पूरी दुनिया मॉनिटोरियल हो गई है, पैसे ना मिले तो लोग रिश्ते नाते भी तोड़ देते हैं, और ऐसे में लोग आपके साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये जानना चाहूंगी आपसे कि प्रॉपर्टी और ये जमीन के जो रेट में बढ़ोतरी हो रही है, इसके पीछे का क्या कारण है? प्रॉपर्टी एक ऐसा पार्ट है, ये निश्चित है, ये बढ़ाई नहीं जा सकती है। और ये हो क्या रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है विनिमय हो रही है जी। मेरी प्रॉपर्टी आपके पास, आपकी प्रॉपर्टी दूसरे के पास, तीसरे के पास, एक्सचेंज हो रही है ये प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी को इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, ये आर्टिफिशियल नहीं करी जा सकती, या आप समझो कि इसको और ज्यादा बढ़ाया जा, निश्चित है ये। तो अब इसमें होता क्या है, जो लोकेशन जैसे कोई मान लिया एक बड़ा वो आ गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया, अब वहां प्रॉपर्टी है तो उसके 10 किलोमीटर के आसपास जो रेट बढ़ रहे हैं वो पहले इन्वेस्टरों ने खरीद ली, अब मैं भी वहां चाह रहा हूं, तो ऐसा तो है नहीं दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 50 किलोमीटर पे और बन जाएगा। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो आसपास में ही, उसके 15 किलोमीटर तक और बढ़ जाएगी, लेकिन अब मुझे लेना है वहीं आसपास में ही। तो क्या होगा कि मैं अपने रेट मांगूंगा ना प्रॉपर्टी के, कि भाई मैंने पहले चूज की है, मुझे इतने दिन हो गए। तो प्रॉपर्टी का जो रेट डिसाइड करने का वो होता है, वो उसके हाथ में होता है, जो जिसने खरीद रखी इन्वेस्टर के हाथ में होता है जी। वो कहता है अब बेस्ट लोकेशन पे उसकी प्रॉपर्टी पड़ी है, तो भाई वो कहेगा भाई मैंने 10 लाख की ली थी, 10 साल हो गए, अब तो 1 करोड़ रुपए की है, अगर लेना है तो लो। पहले तो ये बन रहा था एयरपोर्ट, अब तो ऑपरेशनल भी है, यहाँ पर दुकानें भी बन गए, शॉपिंग मॉल बन गए, 5 स्टार होटल बन गए, अब मैं नहीं दूंगा इससे कम को। तो प्रॉपर्टी का जो रीजन है, वो जो चीज हमने एक बार ले ली और लोकेशन हमको ठीक मिल गई, तो वो हम अपनी मर्जी से बेचेंगे।
और दूसरा कारण ये है प्रॉपर्टी का रेट बढ़ने का कि इसमें हमारे लिए एक बेस मिल रहा है। कहीं दूसरी जगह हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो हमको हमारे पर्दे के पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये कुछ नहीं पता है। आपको 10 लाख की चीज है तो आपके नजरों के सामने पड़ी है तो आपको थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड है कि मेरी चीज मेरे सामने है तो उसमें आदमी निवेश कर देता है। और कहीं वैसे स्टॉक मार्केट में जाता है या क्रिप्टो करेंसी में जाता है या कहीं जाता है तो वो चीज आपको दिख ही नहीं, उसके पर्दे के पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टर का मूवमेंट ज्यादा है। आपको बताऊं, रियल एस्टेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बढ़ रहे हैं, ऐसा आप मानते हैं? और अगर ऐसा है आप अपने आप को कहाँ रख रहे हैं? देखो, मैंने पहले भी बताया कि मैं अभी नंबर्स पे बिलीव नहीं करता। मैं एक ही फार्मूला जानता हूँ कि ना इसके पीछे कोई फिजिक्स है, ना कोई केमिस्ट्री, ना मैथमेटिक्स। आपका एक ही है, मेहनत 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 जी। आप अपने से कंपटीशन करते रहिए और मेहनत करते रहिए। आपके लिए लकी चार्म कौन है? मेरी ये, मैं तो राम अवतार अंकल जी को ही कहूंगा जी। जो बंदा जो है मेरे लिए मिल गया जी। और उस मुश्किल हालातों में मिला जहां पर मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास फंड्स नहीं थे और मेरे लिए उनका जो है वो बंदा, और वो भी किसी के मुलाकात पे नहीं मिला, अचानक में मिल गया था बंदा जी। और उसने मुझसे कहा कि आप मेरी प्रॉपर्टी में काम कर लो जी। और मैंने उसको कैसे कन्वर्ट किया अपने साथ काम करने के लिए, मेरे साथ एग्री हुए। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा लकी चांस तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी यात्रा आपकी रही है और हम ये उम्मीद करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अब आखिरी सवाल ये है आपसे पवन जी कि अगर आपको शुरुआत करने का मौका मिले एक बार फिर से तो क्या आप यही रास्ता चुनेंगे या फिर आप दूसरी राह पर जाएंगे? नहीं, मेरे लिए तो रियल एस्टेट ही चुनना पड़ेगा जी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि 7-8 साल का मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल चीज है। ठीक है। आज मैं उस एक्सपीरियंस को ऐसे गंवाना नहीं चाहूंगा। मैं इस रास्ते को ही चुनूंगा और इस पे ही मैं चलने की पूरी तरीके से, अपने कितने भी हालात मुश्किलें आ जाए लेकिन मुझे करना तो यही है। अब आखिरी में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसे, आप अगर रियल एस्टेट में आना चाहते हो या निवेश करना चाहते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि जो पैसा आपका है और जो लगाना चाह रहे हो, पहले तो उसकी सुरक्षा देखो। रिटर्न तो बात की बात है, पहले वो सुरक्षित है नहीं। तो एक ट्रस्टेड बिल्डर के साथ में आप जाइए और बंदा, ये हो सकता है उस पर स्ट्रगल आ गया हो और वो समय से मतलब चीजें नहीं हो पा रही हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपके पैसे की सुरक्षा उसके प्रति कितनी है, आपका विश्वास कितना है जी, उसके साथ आप जाइए। दूसरा, आप अगर नए हो, आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है और आप इसमें काम करना चाहते हो तो एक एक्सपीरियंस बिल्डर जो ईमानदार है, जो आपके साथ लंबे समय तक रह सकता है जी। और उसके साथ आप थोड़ा काम कीजिए। भले ही आपको मार्जिन कम मिलेंगे और मार्जिन आपको भले ही कम मिले लेकिन आप उनके साथ में जो है काम करेंगे तो सीखेंगे अच्छा और आपको वो सिखाने की कोशिश करें। और एक चीज और होती है, आपको मैं बताऊं कि जिसको नॉलेज कम होती है वो सामने वाले से पता है क्या सोचता है कि अधूरी जानकारी दो इसको। पहली बात तो उसको ही अधूरी जानकारी होती है, उसमें भी अधूरी जानकारी देने की कोशिश, कहीं ऐसा ना हो वो सब कुछ सीख जाए, उससे आगे बढ़ जाए। और जो मेहनत करना जानता है, जो पूरी तरीके से उसमें घुसा हुआ होता है, वो सोचता है मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी दूं और मैं फिर ये आगे बढ़े तो मैं इससे ऊपर आगे बढ़ूं जी। तो क्या है कि ये ज्ञान है, जितना जिसको बांटोगे उतना अच्छा है। मेरे साथ भी मेरे पार्टनर होते थे, वो कहते थे कि आप सीक्रेट कुछ नहीं रखते हो, सब कुछ बता देते हो, ये क्या है, कल को वो तुम्हारे ही आगे आ जाएंगे। अब मेरे साथ में बहुत बिल्डर्स आए, बहुत ज्यादा, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ करने लगे। आज वो किसी ने 1 साल काटी कॉलोनी, किसी ने एक प्रोजेक्ट काट के ही उसमें ही चित्त हो गए, किसी ने 6 महीने ही काम किया, फिर उसके बाद में वो चित्त हो गए। जबकि मैंने उनको भरपूर नॉलेज दी, भरपूर सपोर्ट किया। उनको लगा रहे पवन जी जब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो अपने प्रोजेक्ट खुद ही काटने लगे। इस तरीके से उनको जो है प्रॉब्लम फेस करनी आई। मैं आपको एक सूत्र भी देता हूँ, जैसे कि श्री राम जी अयोध्या छोड़ करके गए थे तो केवल वो भाई बहन और माता सीता थे, उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे, ना कोई रिसोर्सेस थे, ना कोई धन था, ना कुछ था, लेकिन उनका एक विजन था। 14 वर्ष का वनवास उन्होंने काटा। उन्होंने उस वन के अंदर अपनी टीम भी बिल्ड कर ली, एक हनुमान जैसा एक लीडर भी तैयार कर लिया उन्होंने, एक जामवंत जैसा एक डिसीजन मेकर भी उन्होंने तैयार कर लिया और उन्होंने
एक अपने भाई के साथ एक रिलेशन ऐसे बिल्ड कर दिए, वो जान देने को तैयार भी खड़ा हो गया। तो कहने का मतलब आपका अपना विश्वास कहां तक है। जब राम जी ने अपने रिसोर्सेस खड़े करके जब लंका के इतने बड़े योद्धा को हरा दिया, तो आप भी हरा सकते हो। कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आपको अपने रिसोर्सेस बनाने आना चाहिए, आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए। जी बिल्कुल, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, और ऐसे में खुद पर अगर विश्वास हम रखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। चाहे हमें जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, जाना हो, बिजनेस शुरू करना हो, हम बहुत छोटे से ही शुरुआत करें तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है पवन कुमार जी, जिन्होंने बहुत छोटे से ही शुरुआत की, बहुत मिनिमम सोर्सेस के थ्रू ही शुरुआत की। काफी कठिनाइयां आई और इन सब के बावजूद उन कठिनाइयों से निकलकर आज इस मुकाम पर हैं, फाउंडर हैं, सीईओ हैं कुहू ग्रुप के। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, और आप इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े। तो आप तमाम दर्शकों को हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा जरूर हमें बताएं, हमारे चैनल के साथ जुड़े, और लगातार हम आपके साथ अलग अलग एपिसोड साझा करते रहेंगे और आपके साथ जुड़ते रहेंगे। नमस्कार।